हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। याद रखिएगा, जितने भी आपको वीडियोस दी जा रही हैं ये सब अलग अलग चैप्टर से, सारे चैप्टर को कवर करते हुए हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसलिए जो भी वीडियोज़ दी जा रही हैं, जो भी क्वेश्चन दी जा रहे हैं, उनको बहुत ही ध्यान से आप देखते हुए चलें। ठीक, तो चलिए आज के हमारा देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में, और 1336 ईस्वी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेश जो होते हैं उस पर जिस भाषा पर श्री विरूपाक्ष जो लिखा होता था वह लिखा होता था कन्नड़ में, और कन्नड़ देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने 1800 ईस्वी में हप्पी की खोज कर पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया। तो आपको याद रखना है कि वह अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद जिसने 1800 ईस्वी में हप्पी की खोज कर पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया था वह था कर्नल कॉलिंग मैकेजी, और कर्नल कॉलिंग मैकेजी देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा था जिसके माध्यम से आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी। तो जानते रहिएगा, वह जलाशय है कमलपुरम जलाशय, और कमलपुरम जलाशय देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रहने की विजयनगर साम्राज्य का वह महत्वपूर्ण जलाशय जिसके माध्यम से आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी उसका नाम था कमलपुरम जलाशय। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का महान शासक देवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित था। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो महान शासक जिसका नाम क्या था, देवराज द्वितीय, यह जिस वंश से संबंधित था वह वंश था संगम वंश, और संगम वंश देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में स्थापत्य कला में किसको जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में स्थापत्य कला को, जिस स्थापत्य कला को जोड़ा गया था वह था गौपुरम शैली, और गौपुरम शैली देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो हमारा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्रों की स्थापना की गई। इस राजकीय सत्ता को किस सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। तो याद रखिएगा, उस सत्ता को या फिर उस सत्ता को जिस सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है वह है दैवी सिद्धांत, और दैवी सिद्धांत देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में शासकीय केंद्रों की स्थापना की गई और इस शासकीय सत्ता को दैवी सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। तो कह रहे हैं तेलुगु भाषा का वह ग्रंथ कौन सा है जिसकी रचना देवराय ने की थी, कृष्णदेव राय जी ने की थी। आमुक्त माल्यद, यह वो रचना है, याद रखिएगा। आमुक्त माल्यद जो है ये तेलुगु भाषा का वह ग्रंथ है जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। आमुक्त माल्यद, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर में महासभागार का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर में सभागार का प्रयोग जिन कार्यों के लिए किया जाता था वह अनुष्ठानिक कार्य, और अनुष्ठानिक कार्य देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपना अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष हप्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष हप्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था वह वर्ष है आपका वर्ष 1976, और 1976 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 1976 को हप्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी हरिहर तथा बुक्का राय के द्वारा, और हरिहर तथा बुक्का राय की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से
किन इतिहासकारों के द्वारा विजयनगर की स्थापत्य कला को विशेषतः लकड़ी की वस्तुओं के रूप में उजागर किया? वह इतिहासकार हैं जॉर्ज मिशेल और नागराज। जॉर्ज मिशेल और नागराज ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जिनके द्वारा विजयनगर की स्थापत्य कला को विशेषतः लकड़ी की वस्तुओं के रूप में उजागर किया गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग मैकेजी कौन था? तो जो कलिंग जो मैकेजी था वो कौन था? देखिए ऑप्शन ए में आया है अंग्रेज अभियंता, ऑप्शन बी में है अंग्रेज सर्वेक्षक, ऑप्शन सी में है अंग्रेज मानचित्रकार। तो याद रखिएगा जो कॉलिंग मैकेजी जो था ना वो अंग्रेज अभियंता भी था, अंग्रेज सर्वेक्षक भी था और अंग्रेज मानचित्रकार भी था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर के शासकों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था या फिर क्या कह के बुलाया जाता था? तो याद रखिएगा विजयनगर के जो शासक होते थे उनको राय और नरपति ये दोनों ही कह के बुलाया जाता था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ए और बी दोनों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विजयनगर के जो शासक थे उनको क्या कह के संबोधित किया जाता था या बुलाया जाता था? उनको राय भी कहा जाता था, उनको नरपति भी कहा जाता था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें 4 में से कोई 3 सही है, एक कोई गलत है, उस गलत को हमें क्या करना है? पहचानना है या फिर ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखिए आ गया है संगम वंश। संगम वंश कब से कब तक था? तो 1336 से लेकर 1485 तक था। तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है। फिर आया है शालू वंश जो था वो 1400 आपका आया है 87 से लेकर 1505 ईस्वी तक, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और तुलुग वंश जो था 1503 से 1565 था, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और अरावुद वंश जो था 1542 से 1640 तक था, ये भी सही है। और ये कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, तो जो गलत ऑप्शन है वो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए हमारा यहाँ बी यहाँ पे हम इसको राइट आंसर मान लेंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो है विजयनगर की भौगोलिक विशेषता हैं? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि विजयनगर शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये बिल्कुल सही है कि विजयनगर जो शहर जो था वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। फिर ऑप्शन बी में आया है कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण किया गया था। ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ जो विजयनगर में तुंगभद्रा नदी के द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण किया गया था। फिर ऑप्शन सी में है यहाँ पर बहुत से मंदिरों की उपस्थिति थी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पर बहुत से मंदिरों की उपस्थिति नहीं थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ना, ए और बी दोनों, ए और बी जो हमारा ये दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए और बी। और ऑप्शन डी में दिया है कि ए और बी दोनों, तो इसलिए हमारा दोनों ये ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक, फिर आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध किन के मध्य हुआ था या किन 2 राजाओं या 2 राज्यों के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा जो तालीकोटा का जो युद्ध था यह हुआ था राम राय तथा दक्कनी सुल्तानों के बीच हुआ था। और राम राय तथा दक्कनी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो राम राय तथा दक्कनी सुल्तानों के मध्य हुआ था। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजापुर के सुल्तान को कृष्णदेव राय द्वारा किस वर्ष पराजित किया गया? तो याद रखिएगा बीजापुर के सुल्तान को कृष्णदेव राय के द्वारा जिस वर्ष पराजित किया गया था वह वर्ष है 1520। और 1520 ईस्वी की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि बीजापुर के सुल्तान को कृष्णदेव राय द्वारा 1520 ईस्वी को पराजित किया गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमर नायक प्रणाली क्या थी? तो याद रखिएगा जो अमर नायक प्रणाली जो थी यह थी शासन प्रणाली। शासन प्रणाली को ही वहाँ अमर नायक प्रणाली उस समय कहा जाता था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना कि विजयनगर में अमर नायक प्रणाली जो थी वो शासन प्रणाली को कहा जाता था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज किस प्रणाली को कहा जाता है? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज
जो कहा जाता है जिस प्रणाली को, वह है आपका अमरनायक प्रणाली। और अमरनायक प्रणाली देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज जिस प्रणाली को कहा जाता है वह है अमरनायक प्रणाली। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर शहर में किलेबंदी की क्या विशेषता थी। देखिए ऑप्शन ए में है पूरे शहर को एक किले के अंदर घेरा गया था। ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही है कि बात सही है। विजयनगर का जो किलेबंदी जो की गई थी उसमें पूरे शहर को किले के अंदर घेर लिया गया था। फिर ऑप्शन बी में है इसमें खेती के क्षेत्रों को भी किले के अंदर किया गया था। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। फिर एक ऑप्शन कह रहा है कि किले के राजकीय प्रवेश द्वार बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा ना, उपरोक्त सही, ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे सही रहेंगे। तो आपको याद रखना कि विजयनगर में किलेबंदी की जो प्रक्रिया थी उसकी जो विशेषता थी क्या थी। पहली विशेषता थी कि पूरे शहर को एक किले के अंदर घेरा गया था। दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें खेती के क्षेत्र को भी किले के अंदर किया गया था। और तीसरी क्या थी कि किले के राजकीय प्रवेश द्वार जो थे बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने नगलपुरम नगर की स्थापना की। तो याद रखिएगा जिन्होंने नगलपुरम नगर की स्थापना की थी वह थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय ने नगलपुरम की नगर की स्थापना की थी। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने 23 क्वेश्चन में। 23 नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रशंसा किस पुर्तगाली यात्री ने की। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की जो प्रशंसा या जो बड़ाई जो किया था जिस पुर्तगाल यात्री ने, उसका नाम है डोमिंगो पेस। और डोमिंगो पेस देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रशंसा जिस पुर्तगाल यात्री ने की थी उसका नाम क्या था, डोमिंगो पेस। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका मतलब 3 गलत हैं और कोई एक हमारा जो होगा वो ऑप्शन सही है। ठीक, तो केवल सही ऑप्शन के यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा कि 1800 ईस्वी में कलिंग मैकेजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी या कौन से विजयनगर के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो विजयनगर के जो मंदिर थे उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए देखिए आया है मंदिर की संरचना बहुत छोटी थी। ये गलत है बिल्कुल। मंदिर सैन्य प्रशिक्षणों के केंद्र थे। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर कह रहे हैं कि गुंबदाकार मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको हम टिक कर देंगे। इसमें कोई भी विशेषता नहीं थी। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला फारसी राजदूत कौन था। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला जो फारसी जो राजदूत था वो था अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नायक सामान्यतः किस भाषा में बात करते थे। जो नायक होते थे या शासक होते थे वो किस भाषा में बात किया करते थे। याद रखिएगा जो नायक होते थे वो ज़्यादातर जिस भाषा में बात किया करते थे वह भाषा थी कन्नड़ तथा तेलुगु। और कन्नड़ तथा तेलुगु की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि नायक जो थे सामान्यतः कन्नड़ तथा तेलुगु भाषा में बात किया करते थे। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो याद रखिएगा जो कृष्णदेव राय जो थे इनका संबंध तुलुग वंश से था। और तुलुग वंश देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर में पुर्तगालियों से किन वस्तु की खरीद की जाती थी। तो याद रखिएगा विजयनगर में पुर्तगालियों से जिन वस्तु की खरीद की जाती थी वह वस्तु था आधुनिक हथियार। और आधुनिक हथियार देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय द्वारा जिस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था वह भाषा थी संस्कृत। और संस्कृत देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही दें, क्योंकि आप इतना ही हमारे लिए बस कर सकते हैं। तो चलिए आजकल क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।